राधिका मर्चेंट ने जो ड्रेस पहनी थी अपनी शादी में तो वो मात्र 8 करोड़ का था। अगर एक व्यक्ति अपने नेट वर्थ का केवल 0.1% खर्च करता है शादी में तो उसने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली वही चीज अंबानी साहब ने करी। मॉडर्न डे बिलियनर आर नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप्स। भारत के अगर बिलियनर की बात करें, निखिल कामत जी जो सेल्फ मेड बिलियनर हैं, ज़ीरोधा के, वो खुद डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं। कुणाल शाह जी, क्रेड आपने नाम सुना ही होगा, उसके मालिक ही हैज फाइल्ड फॉर डाइवोर्स। जेफ बेजोस डाइवोर्स ही है। उसके बाद बिल गेट्स ने भी फाइनली डाइवोर्स ही है। ऋतिक रोशन, किसी ने सोचा था बचपन का प्यार कहते थे, बट स्टिल फाइल फॉर डाइवोर्स। कि जो सच में अमीर होते हैं वो चीज़ों को खरीदते नहीं हैं, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। वही इस लोगों ने ना चाह के भी हर आम आदमी को खरीद के रखा हुआ है। स्पिरिचुअलिटी का कोई एंगल है क्या इनके लाइफ में? बिल्कुल है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, ये बहुत स्पिरिचुअल है। अभिषेक जी, एक बार फिर से आपका दी अरुण पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला पॉडकास्ट किया था तकरीबन 5 महीने पहले, 1 मिलियन व्यूज़ आ गए उसमें हमने हिस्ट्री डिस्कस करी थी और दूसरे में मिस्ट्री डिस्कस करी थी। तो आपकी कहानियाँ लोगों को बड़ी पसंद है, ठीक है जी। आपके सूत्रों का पता भी लगाया जा रहा है, पर आपने मुझे तो मना कर दिया बताने से, ठीक है जी। आज के पॉडकास्ट का थीम क्या रखना है? हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री ऑफ बिलियनर्स करते हैं। बिलियनर्स की बात आई है तो आजकल जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो भारत के एक छोटे से शहर में बहुत बड़ी सी शादी हो रही है जी। अंबानी जी की प्री वेडिंग हो रही है। बिल्कुल। शादी भी नहीं, प्री वेडिंग हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो 2-4 दिन तक तो ऐसे लग रहा था कि सब लोग जामनगर में ही है, इंडिया पूरा। तो उसमें क्या मिस्ट्री है? सबसे पहले समझते हैं कि जितनी चीज़ें आप रईसों के देखते हो वो कुछ नहीं, एक पीआर स्टंट होता है। शुरुआत के तौर पे बताएं, अब आप बोलोगे इतना पीआर करने की क्या जरूरत है? भैया 1000 करोड़ रुपए खर्च करे जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को आके नचवाया जा रहा है। रिहाना ताई आ रही है, वो नाच रही हैं, फिर उसके बाद आप एकॉन ताऊ को लेके आ रहे हो, नचा रहे हो, स्मैक दैट करवा रहे हो, क्यों? सिंपल सा आप एक चीज़ समझिए, आज से कुछ महीने पहले चलते हैं, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। इनके सुपुत्र जो थे वो मिठाई बांट रहे थे, एक वृद्ध इंसान आते हैं, वो उनके पैर छूते हैं और उस समय पे वो बिल्कुल इस तरह से हाथ रख के अरे कोई नहीं ऐसे करके एक अलग एटीट्यूड दिखाए। उसके बाद काफ़ी सारे जगह पर ये चर्चाएं हुई हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े नेटवर्क्स में चर्चा हुई थी कि भाई साहब ये किस प्रकार के विचारधाराएं हैं। हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन और उनके घर पे अगर इस तरह के आचार विचार देखे जाए तो कैसा रहेगा। इससे पहले मैंने शायद पहले भी आपके पॉडकास्ट पे हिंट देने की कोशिश करी है। एक हादसा हुआ था जिसमें कहा जाता है कि रातों रात अखबारों से उस हादसे के टिप्पणियां हटा दी गई हैं। जो लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, एस्टन मार्टिन मैंने कह दिया है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। तो पॉइंट ये था कि अचानक से क्या होता है, आप इस चीज़ को ऐसा समझिए, आने वाले समय में उस कंपनी का बागडोर कौन संभालेगा? क्योंकि एक व्यक्ति किसी न किसी समय पे रिटायरमेंट लेंगे, बच्चों को संभालना है। बच्चों की इमेज अगर अच्छे से नहीं बनेगी तो कैसे चलेगा? तो पहली चीज़ है, ये पीआर एक्टिविटी खतरनाक से होती है। इसको अगर कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत कम लोग करते हैं, तो कुछ पोस्ट जहाँ पर खुल के स्टार्टिंग से ये चीज़ करी जा रही थी, उसमें ऊपर गलती से प्रमोटेड लिखा हुआ था, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था। बाद में शायद बोला गया था कि ये हटा दो, इसके लिए डबल पैसे शायद मिले होंगे, हमको नहीं पता। तो इस तरह से चीज़ हुई। तो पहली चीज़ तो हो गई पीआर को काफ़ी स्ट्रैटेजिकली किया गया है। सबको लगता है कि अरे ये तो फालतू का खर्च कर लिया है। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, अगर एक व्यक्ति अपने नेट वर्थ का केवल 0.1% खर्च करता है शादी में तो उसने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली वही चीज़ अंबानी साहब ने करी है। वहीं पर एक आम आदमी क्या करता है, अपनी पूरी जमा पूंजी का 40% खर्च कर देता है, 50%, और कुछ लोग तो पूरा ब्याज में करते हैं। तो ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इसका बिजनेस एंगल समझिए। रिहाना जी को क्यों बुलाया गया यहाँ पे? रिहाना जी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि रिहाना जी का जो कॉस्मेटिक ब्रांड है उसके इंडियन वर्जन में इन्वेस्टमेंट है रिलायंस का। एकॉन को क्यों बुलाया गया? एकॉन इतना बड़ा ग्लोबल स्टार है कि भैया जब एकॉन को इधर बुला लिया मतलब ये किसी को भी बुला सकते हैं। रिहाना वॉज द सेम पर्सन जिनने बहुत गलत तरीके से हमारे देश के फार्मर प्रोटेस्ट पे कुछ टिप्पणियां करी थी और उसी व्यक्ति को इन्होंने अपने इशारों पे नचा दिया। तीसरी चीज़, आप देखा होगा कि इनके बेटे सपुत्र जब भी मिल रहे हैं बड़े बड़े लोगों से तो उनकी घड़ी बार बार फ्लैश करवाई जा रही है। पता नहीं अचानक से मीडिया उनकी घड़ी क्यों पकड़ रही है। एक 18 करोड़ की घड़ी है, एक 10 करोड़ की घड़ी है। पहली चीज़ दिखाया जा रहा है वी हैव पावर। बड़े बड़े लोग भी हमारे सामने झुक रहे हैं। आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट
उसके बाद ब्लैक रॉक जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, जेपी मॉर्गन, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के सीईओ यहाँ पर आए हुए हैं। ये वो कंपनीज है जिनके साथ, या तो फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो भैया ब्लैक रॉक को बुलाने की क्या जरूरत है, जियो फाइनेंस कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उनके साथ इनका एक मर्जर की बात चल रही है। ये दोनों साथ में मिलकर म्यूचुअल फंड लाने वाले, सोचिए वो कितना बड़ा हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि आम आदमी के लिए लग रहा है कि ये केवल खर्चे कर दिए, ये कर दिए। इसको अगर बिजनेस के टर्म्स में देखा जाए तो ये एक्सपेंस शीट में जाता है, उसका डिडक्शन ले लिया जाता है। अगर इसको नेटवर्क के इससे दिखाया जाए तो दिखाया जाता है हम पावरफुल कितने हैं। और अगर एक और इंटरेस्टिंग इंसान इनकी शादी में आए थे, अंबानी की शादी में जो सबसे इंटरेस्टिंग इंसान आए थे वो थे गौतम अडानी। लोग ये सोच के दंग हो गए थे कि भाई साहब इतना भाईचारा, क्योंकि सब तो बाहर यही माहौल बना के रखते हैं, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये कैसे हो गया? बिकॉज लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता कि जब डुंडुनबर्ग का रिपोर्ट आया हुआ था, जिसके बारे में हमने अगेन एक पार्ट पर चर्चा करी हुई है, डुंडुनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था, जब पूरी तरीके से अडानी के शेयर्स गिर रहे थे, उस समय पे सबसे बड़ा स्टेक किसने उठाया था? जाके चेक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा। ऑल्दो मैंने इस चीज़ में बता दिया है, बट सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पे, अब वो पब्लिक फाइलिंग पे आपको दिख जाएगी उस समय पे कौन उठा रहा था। तो भाई साहब आप लोगों के लिए ये तू मैं वाली फाइट होती है, इन लोगों के लिए इट इज़ बिजनेस। तो यही बिजनेस के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अरुण जी एक चीज़ समझिए कि ये बिलियनर्स का पूरा गेम ही अलग चलता है। एंड बिकॉज आपने शादियों की बात करी तो मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो थोड़ा विवादित हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके जितने लोग देख रहे हैं वो मेरे को अगर प्रूव कर सकते हैं कमेंट्स में रॉन्ग प्रूव कर दें, ठीक है? मॉडर्न डे बिलियनर्स आर नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप्स। हिंदी में अगर कहूँ, सबसे ज़्यादा मॉडर्न डे बिलियनर्स का डाइवोर्स होता ही होता है, और ये इतिहास गवाह है। आप पूछोगे कैसे? मैं इतिहास के विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को सारे बिलियनर्स के लिए रिस्पेक्ट है क्योंकि उन्होंने जो उखाड़ा है वो बहुत लोग नहीं कर सकते इन देयर लाइफ टाइम। बट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स। आप बोलोगे अरे तू विदेशियों के साथ कंपेयर मत कर भारत, तो मैं भारत से शुरू करता हूँ फिर विदेशियों पे जाता हूँ ना, चलेगा? तो भारत से अगर मैं शुरू करता हूँ, भारत के अगर बिलियनर की बात करें, निखिल कामत जी जो सेल्फ मेड बिलियनर हैं, ज़ीरोधा के को फाउंडर हैं, वो खुद डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं। कुणाल शाह जी अगेन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल, क्रेड आपने नाम सुना ही होगा, उसके मालिक, ही हैज फाइल्ड फॉर डाइवोर्स, काइंड ऑफ सेम। तो आप बोलोगे चलो ठीक है इंडिया के तुमने बता दिया, बाहर के बता दो। बाहर भाई रिचेस्ट लोगों की बात करते हैं, जेफ बेजोस, ये तो चर्चे पे ही थे, डाइवोर्स ही हैं। उसके बाद आप बोलोगे बिल गेट्स ने भी फाइनली डाइवोर्स ही है। आप बोलोगे अरे ये सब तो चलता है, आप बॉलीवुड में जाके झांक के देखिए ना, आपको क्या दिख रहा है? ऋतिक रोशन, किसी ने सोचा था बचपन का प्यार कहते थे, बट स्टिल फाइल फॉर डाइवोर्स। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई खुश है कि उदास है, मैं सिंपल सा कह रहा हूँ डाइवोर्स है। अब आप सोच रहे हो कि क्यों? सिंपल सी बात है, एक बिलियनर का माइंडसेट इतना ज़्यादा ओपन रहता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है मॉडर्न डे बिलियनर का, कि उसके पास उतना समय नहीं होता कि वो रिलेशनशिप को समय दे पाए, और इसी चक्कर में कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दे सैक्रिफाइस रिलेशनशिप्स। तो विदेश की बात कर ली हमने, मैरिजेस की बात कर ली, कोई शेयर मार्केट में ऐसी कहानी हो जो नई हो? हाँ, तो अच्छा एक ऐसा किस्सा है जो शायद आप लोगों के ऑडियंसेस को नहीं पता होगा, लेकिन उनको लिए होमवर्क तो है। ये लोग अब खुद जाएंगे, सर्च करेंगे ये व्यक्ति का नाम क्या है। इतना तो कर सकते हैं, आपको लगता है कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी तक करके हैं, तीसरे में भी कर देंगे। मेरे को इस पे थोड़ा डाउट है, बट चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। पूरी लेजिट कहानी है। तो एक किस्सा है, मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति शेयर बाजार का, वो एक 250 साल पुरानी बैंक, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, 250 साल पुरानी बैंक जो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार करती है, उसको रातों रात डुबा देती है। जानने में हैरानी होती है। ये कहानी शुरू होती है बाहर से। एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है अपने लाइफ से, एम्बिशियस रहता है, उसको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी रहती है, और ये व्यक्ति पहुंच जाता है सिंगापुर में उस समय की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में वो अप्लाई करता है। वहाँ पर वो नौकरी करने की कोशिश करता है। नौकरी करते करते उसको दिखता है कि भैया सिंगापुर के जो ट्रेडिंग फर्म है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन बिकॉज ये नया होता है ना, नए न्यू कमर्स को आप डायरेक्ट तो भेजेंगे नहीं कि भैया तुम बड़े बड़े जाके ट्रेड करो। तो इस व्यक्ति को बोला जाता है काम करो भाई, तुम पहले सीखो, ये डॉक्यूमेंट लिखो, ये सारे साइन वाइन करो, ये सारी चीज़ें करो। तो वो बंदा ये सारी चीज़ें करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका इंप्रेशन अच्छा जमने लगता है, जिसके चक्कर में धीरे धीरे वो एडवांस करने लगता है, और एडवांस करते करते उसको फाइनली ट्रेडिंग फ्लोर में घुसने का मौका मिलता है। ट्रेडिंग फ्लोर देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर हम पुराने ज़माने में जाएं, या आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपने स्कैम मूवी में देखा है, स्कैम मूवी में क्या होता है, फ्लोर होता है, लोग चिल्ला चोट करते हैं। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली में आया है विदेश से। अच्छा, विदेश में यही होता था, पिट बोलते थे,
पिट। तो इस पिट में आके सब शोर शराबा करते थे, ये सारी करते थे, ट्रेड करते थे, उंगली दिखाते थे और उसके हिसाब से वो ट्रेड करते थे। अब यहां पर क्या हो गया कि ये व्यक्ति को भेजा गया कि भाई तुम वहां पे जाके धीरे धीरे ट्रेडिंग करो। और स्टार्टिंग से इसका नसीब अच्छा था, लक अच्छा था, जिसके चक्कर में इसके कुछ ट्रेड्स अच्छे चल रहे थे, तो इसके इंप्रेशन जमी। इस बार इसके फाउंडर्स ने, ओनर्स ने बोला कि एक काम करो, तुमको हम परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तुम जाके यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करो सिंगापुर में, तुम्हारे अंदर हम कुछ बंदे भी दे रहे हैं। बंदे मतलब जैसे टीम मैनेजर हो गया, टीम मैनेजर के अंदर 3-4 बंदे दे दिए, बोले तुम जाके यहाँ पे ट्रेड करो। वो बंदे ने शुरू करी ट्रेड। अब इसके साथ क्या होता है कि बैंक्स के पास क्या होता है, एक सिंपल सा आप समझिए, बैंक्स के पास सेविंग्स अकाउंट्स होती हैं। सेविंग्स अकाउंट में आपके और मेरे जैसे लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये पैसा आप और मैं कभी भी, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके अकाउंट में अगर आज 50 करोड़ रुपए हैं, तो वो 50 करोड़ रुपए आपको नंबर दिख रहे हैं। कभी भी आपने ऐसा तो किया नहीं कि वो पूरे 50 करोड़ इन कैश देखेंगे, वो आपको अकाउंट में नंबर दिख रहा है। तो और कोई भी व्यक्ति मतलब 1 in 1 करोड़ व्यक्ति होगा जो पूरा का पूरा कभी एक दिन में निकालता, कोई नहीं निकालता, करेक्ट, उसमें भी अलग प्रोसेस रहता है। तो बैंक्स क्या करती है, इस पैसे को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करती है। तो यहां पर वो बैंक क्या कर रही थी कि भैया हमारे पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है, तुम अगर 1 रुपए का ट्रेड कर सकते हो उसकी जगह 4 रुपए का ट्रेड करो, मतलब एक्स्ट्रा पैसे से वो ट्रेड करो। वो बंदा ट्रेड करना शुरू करता है, वो करता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर एंड ऑप्शन है खतरनाक चीज। अब क्या होता है, ट्रेड करते 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 उसके टीम में एक लड़की होती है जिसने कुछ गलत ट्रेड ले लिया होता है, जिसके चक्कर में 8 करोड़ का नुकसान एक लड़की एक दिन में कर देती है। अब भाई ये टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी अंदर अगर एक लड़की है जिसने 8 करोड़ का नुकसान किया हुआ है, तो बॉस तो आपको ही गाली देगा ना, लड़की को थोड़ी बोलेगा। तो ये आ गए टेंशन में। अब ये दुविधा में पड़ गए, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। और इसी दुविधा के साथ चलते 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 ये पहुंच गए अकाउंट्स टीम की लड़की के पास। उनके अकाउंट्स टीम में केवल एक लड़की रहती थी। तो इन्हें बोला यार, लड़की ने देख लिया, और लड़की चाइनीज थी। तो लड़की ने बोला यार क्या हो गया, मतलब तुम इतना टेंशन में क्यों हो। तो बोले यार एक बहुत बड़ा घपला हो गया है। बोले क्या। बोले एक्चुअली में हमारी टीम में एक लड़की है, उसने 8 करोड़ का नुकसान कर दिया। हमारे पास सेटलमेंट करने के लिए, सेटलमेंट का एक साइकिल होता है, हमारे पास सेटलमेंट करने के लिए पूरा 1 महीना बचा हुआ है। लेकिन आज के आज अगर मैं बॉस को बताऊंगा तो वो तो बड़े गुस्सा हो जाएंगे। तो वो कहती है तुम इसको डेबिट अकाउंट में क्यों नहीं डाल देते। ये बोलते हैं ये क्या नई चीज आई है। तो फिर वो चाइनीज लड़की एक प्रोसेस बताती है। बोले देखो क्या होता है कि काफी सारे बैंक्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें से कुछ पैसे बहुत लेट आने वाले रहते हैं, कुछ होते हैं, तो उसके लिए एक डेबिट अकाउंट, अलग अलग नाम रहते हैं, वो अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट में ये सारे ट्रांजैक्शंस को डाल दिया जाता है, और जैसे ही महीने भर बाद वो पेमेंट आ जाता है, डेबिट और क्रेडिट काट के वो 0 हो जाता है। तो बेसिकली वो सोचता है कि बोले ये तरीका अच्छा है, मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो ये 8 करोड़ का नुकसान मैं अभी इसमें लगा देता हूँ, और उसके बाद जैसे ही पैसा बनेगा मैं निल कर दूंगा, मंथ के एंड में सेटलमेंट में अपने बॉस को भेज दूंगा कि सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये अकाउंट खोलता है। तो लड़की से पूछता है मैं क्या रखूँ इस अकाउंट का नाम। तो बोले, अब लड़की बोलती है मैं क्यों बताऊं भाई। तो बोले आप बताओ तो सही। तो 5 9 रखता है वो, 9999, क्योंकि 9999 न्यूमरोलॉजी का तो मेरे को नहीं पता, बट चाइनीज में उस वो लड़की उनको समझाती है कि इसको कुछ लकी नंबर कहा जाता है। ये शायद आप बेहतर जानते होंगे, तो मेरे बाद आप इस पे थोड़ा बता सकते हैं, टिप्पणी दे सकते हैं। तो वो 9999 पे अकाउंट बनाता है, और उसके बाद वो 8 करोड़ का डाल देता है। 3-4 दिन में वो पैसा रिकवर हो जाता है और लोग प्रॉफिटेबल आ जाते हैं। इस चीज से वो निकल गया। उस महीने 1 महीने के अंदर ही 8 करोड़ नेगेटिव में थे वो लोग, और उसी महीने के एंड में 14 करोड़ के पॉजिटिव में एक ट्रेडर आ गया। आप समझिए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन आदत अब बिगड़ गई है। शेर के मुंह में खून लग गया। और वो तरीका भी उन्होंने ढूंढ लिया है। अगले बार बड़े सौदे लिए हैं कुछ महीने बाद, इस बार ये बंदे ने खुद ने लिए हैं, और इस बार फटका पड़ा है 100 करोड़ का। पर ये जाता है बंदी के पास कि ये डाल दो यार, मैं तो सब निकाल लूंगा। उसको शायद ये नहीं पता था कि अब ये बहुत बड़ा लूप बनने वाला है। वहां पर जो सारे कंपनी वाले यूएस में बैठे हैं, जितने भी टेक्सास में बैठे हैं, उनको लग रहा हो यार बंदा क्या बंदा है यार, क्योंकि हर दिन रिपोर्टिंग बोल रहा है सर आज 2 करोड़ बने, आज 20 करोड़ बने, आज 40 करोड़ बने। उसके प्रॉफिट देख देख के पूरे बैंक वाले बोनस बांटे जा रहे हैं एक दूसरे को, तो इसके भी बोनस बढ़ रहे हैं। सारे मैनेजमेंट वाले अरे हमारे पास तो एक ट्रेडर आ गया, वो तो खतरनाक बना रहा है। धीरे धीरे वो नुकसान बढ़ रहा है, 200 करोड़ हो रहा है, 150 करोड़। इसने बोला भैया ये अकाउंट चलने दो, ठीक है। महीने दर महीने दर, अब ये बैंक 250 साल पुरानी है, तो पैसे की कमी नहीं है। बाय द वे आपको बता दूं, ब्रिटेन की जो रानी था उनका भी अकाउंट इसी बैंक में था, ठीक है। लोगों को गैस करना पड़ेगा इस ट्रेडर का नाम और इस बैंक का नाम, तो मैंने इसलिए ये भी हिंट दे दिया। तो भाई ये सिलसिला चलता रहा।
इस बंदे ने फिर से रिकवरी कर ली, शादी ब्याह कर लिया, बढ़िया, अब तो आलीशान है, बोनस पे बोनस मिल रहे हैं, सारी चीजें हैं, बट वो अकाउंट नुकसान पे ही चल रहा है। अब इसने धीरे धीरे ये अब इसके नुकसान एक स्कैम का रूप लेने वाली है। स्कैम का रूप कैसे लेने वाली है कि ये अब मंथ एंड में जो इसको रिपोर्ट भेजना रहता है सिंगापुर से, ये फज करके भेजता है। फज मतलब? फज इन द सेंस कोई भी बैंक अकाउंट वाला इस पे इतना भरोसा करते हैं कि वो लोग अकाउंट बैलेंस ही नहीं देखते कि क्लाइंट्स का पैसा उड़ता जा रहा है। ये उन क्लाइंट्स का पैसा यूज करने लग गया जो 10-10 साल 5-5 साल तक अपने अकाउंट को छूते ही नहीं है। जैसे होता नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके 3 अकाउंट है, 2 आपके बहुत एक्टिव ट्रांजेक्शन होगा, एक में पड़ा रहता है, पैसा पड़ा रहता है सेविंग्स का। तो इसने पैटर्न देख लिया कि भैया ये लोग तो छूते ही नहीं है, जब तक सोचेंगे तब तक अपन करा के कर देंगे। जो 2-2 3-3 साल तक कोई छू नहीं रहा, उनके पैसे उड़ते जा रहे हैं। बैंक वालों को इतना भरोसा है, अरे भैया तो अपना बंदा बोनस पे बोनस मिल रहा है, लोग सब खुश है, टॉप मैनेजमेंट वाले ये हैं। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ये प्रॉफिट पे भी निकल गया। कायदे से उसको रुक जाना चाहिए था, बट एक फाइनल नेल इन द कॉफिन होने वाला है। अब क्या हो गया कि एक फाइनल जब उसने सौदा लिया, ये हर जगह पर ना एक र्यूमर फैलने लग गया कि पूरे पिट में एक कोई सीक्रेट ट्रेडर है जो अरबों का धंधा करता है और दिन में सारा मार्केट को हिलाता है। उधर का हर्षद मेहता समझ लो आप। तो बोले भाई कौन है, कुछ को डाउट हुआ, भाई तू है ना? बोला अरे मैं गरीब इंसान कहाँ करूँगा। अब उस दिन क्या हो गया, उस बंदे ने सौदे लिए 300 करोड़ के नुकसान में, ठीक है, 400 करोड़ का नुकसान, 500 करोड़ का नुकसान, 1000 करोड़ का नुकसान, ठीक है। अभी बैंक का नेट फ्लो, मतलब बैंक के पास 12,000 करोड़ है, ठीक है। कितना है? 12,000 करोड़। इसने 1000 करोड़ तक निपटा दिए। अब इसने सोचा भाई अब मेरे को कोई बड़ा सौदा लेना पड़ेगा इसको रिकवर करने के लिए। तो सारे के सारे अकाउंट के पैसे लगा के उसने पता है क्या किया, उसने टोक्यो मार्केट के सारे शेयर्स इंडेक्स उठा लिया बेसिकली, शेयर्स तो नहीं, इंडेक्स उठा लिया। क्यों? उसने बोला कि ऑलरेडी मार्केट इतना गिरा और कितना गिरेगा, इधर से तो उठना ही है। अब वो क्या बोलते हैं कि कुछ लोग अपनी किस्मत गधे के कुछ से लिखवा के आते हैं। तो यही चीज इसके साथ हुई थी। वीकेंड आया, वीकेंड में न्यूज चैनल्स पे एक खबर आई। खबर ये आई कि टोक्यो के इतिहास में सबसे बड़ा अर्थक्वेक आ गया है। और अब इसकी हालत टाइट। मार्केट खुलते ही जो 1000 करोड़ का नुकसान था वो 6000 करोड़ का है। उधर इसके बॉस लोग सोच रहे कि इस साल और बड़ा बोनस आएगा, उनको पता नहीं बैंक आधे तो पैसे गवा चुकी है। अब ये बंदा क्या करता है, अपनी बीवी को फोन करता है कि भाई साहब आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा, चल अपन चलते थाईलैंड। पता नहीं थाईलैंड क्यों जा रहे थे, बट थाईलैंड निकल लिया। ये लोग सब कुछ बोरिया बस्तर बंद करके फोन फेंक के निकल गए। इनने सोचा इतनी बड़ी बैंक है, रिकवर कर लेगी, निकल जाएगी। पर अगले दिन अखबार में ये लोग क्या पढ़ते हैं कि दुनिया की ये सबसे पुरानी बैंक खत्म हो गई। अब ये सोचा ये कैसे हो गई, अपन ने तो 6000 करोड़ के नुकसान किए, 12,000 करोड़ का तो कैपेसिटी था ना उसके पास। मजेदार किस्सा ये है, इन्होंने ऑप्शंस लिए थे और ये ऑप्शंस क्लोज करना भूल गए थे। तो बेसिकली वो 5,000 करोड़ तो तब का नुकसान था, पोजीशन तो खुली हुई थी, मार्केट और नीचे जा रहा था, तो वो पूरा का, और इन्हें सारे क्लाइंट के पैसे लगा दिए थे। तो जब तक ये बाली पहुंचे, थाईलैंड पहुंचे, तब तक तो इनका सारा पैसा गायब। पूरी बैंक बैंकरप्ट हो गई, बड़े बड़े लोग सड़क पर आ गए। ये बंदे को बाद में अरेस्ट कर लिया करा। एंड एज यूजुअल जैसे कि होता है, जो भी बंदा यूएस में बड़ा स्कैम करता है पकड़ा जाता है, जेल जाता है और उसके बाद वो ऑथर बन जाता है। तो ये बंदा भी ऑथर बन गया, उसके ऊपर मूवी बन गई और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। ये बंदा था बड़ा अजीब सा क्रिएशन, लेकिन ये आप लोग जाके चेक कर सकते। तो जेल नहीं है ये? जेल गए थे, 4 साल गए थे, उधर ही तो किताब लिखी। बैंक रिवाइव हुआ? नहीं, बैंक तो खत्म हो गए। खत्म ही हो गया बैंक? पूरा निपटा ही दिया ना, सारे क्लाइंट का तो पैसा लगा दिया था। बैंक सोच रही थी बोनस मिलेगा। तो ऐसे केसेस में तो क्लाइंट की तो कोई गलती नहीं थी? क्लाइंट की गलती नहीं थी। देखिए क्या होता है कि चाहे विदेश हो चाहे हमारा देश हो, हमारे इसमें जब तक कुछ एक आध बैंक नहीं निपट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे निपट नहीं जाते, तब तक नए रूल्स नहीं आते। इसी के बाद तो स्क्रूटिनी वाले रूल्स आए हैं, ये जो ऑडिट वाली चीजें आती हैं, इसलिए तो बैंक्स के ऑडिट्स आने लग गए कि भाई पता तो चले कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। इससे पहले पता ही नहीं चलते थे। तो ये तो था एक पुराना किस्सा। एक नया किस्सा भी आप चाहेंगे तो मैं बताता हूँ, उसमें तो मैं नाम बता देता हूँ। ये बंदा है बिल हुआंग करके, बिल हुआंग, ठीक है। आप बिलीव करोगे, एक ट्रेडर जो लिक्विडिटी में इलॉन मस्क से भी ज्यादा रईस था। कब की बात है? आज से 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले वो इलॉन मस्क से ज्यादा रईस था। बोले अरे क्या बात कर रहा है,
मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। एलॉन मस्क की अगर बात करते हैं तो उसका 95% अटैच्ड है उसके शेयर वैल्यू के साथ, तो वो लिक्विड नहीं होता है। लिक्विड और लिक्विड में लोगों को अगर समझा दूं, जो आप वर्ड देखते हो नेटवर्थ है ना, ये बहुत मिसलीडिंग है। नेटवर्थ जब आप कंपनी के शेयर होल्ड करते हो वो भी आपकी नेटवर्थ है, लेकिन कल को अगर वो कौड़ियों के भाव में बिकने लग जाए तो वो किसी वैल्यू की नहीं है। उदाहरण के तौर पे बाइजूस एक ऐसी कंपनी थी जिसका पीक वैल्यूएशन था $22 बिलियन। इसका मतलब ये नहीं था कि बाइजू के ओनर के पास $22 बिलियन है, और आज जब हम बात कर रहे हैं एज ऑफ नाउ व्हेन वी टॉक, वो $450 मिलियन है। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से नेटवर्थ एलॉन मस्क की ज्यादा थी, लेकिन इसके पास थे $30 बिलियन लिक्विड। $30 बिलियन कमेंट्स में आप जीरोस काउंट करके INR में कन्वर्ट करके बताइए कितने होते हैं, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो रहा है अभी तो अब यहाँ पे किस्सा शुरू करते हैं इस बिल हुएंग के। तो बिल हुएंग के माता पिता, तो इनके पिताजी ना वो चर्च में जो फादर होते हैं, पास्टर फादर जो भी बोलते हैं, तो वो थे, ठीक है। और इनकी माता जी भी थोड़ी रिलीजियस थी, लेकिन वो वर्क करती थी। पापा ने गरीबी देखी हुई थी, तो इन्होंने भी बचपन से गरीबी देखी हुई है कि यार घर पे खाने पीने के लिए नहीं रहता। तो इन्होंने एक चीज़ देख ली थी कि भाई गरीबी तभी दूर होगी जब पैसा आएगा और पावर आएगा। तो इन्होंने अपने दिमाग में लक्ष्य बना लिया था, पैसा और पावर इज समथिंग विच आई नीड टू स्ट्राइव फॉर। तो ये बंदा मेहनत करता है और उसके बाद वो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में यूएस में पढ़ने जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा यूएस ड्रीम, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम ये कहा जाता है। तो ये भी व्यक्ति जाते हैं। अब पढ़ने के बाद इनका फाइनेंस में बड़ी रुचि होती है। तो एक जूलियन करके एक बंदे हैं जो निकालते हैं कब्स जैसे टाइगर के बोलते हैं ना, कब्स होते हैं, तो उनका टाइगर फंड है। टाइगर के बच्चे एग्जैक्टली। तो इनका टाइगर का फंड है, टाइगर फंड इनकी कंपनी का नाम था, जूलियन जी का। और ऐसा माना जाता है कि एज ऑफ नाउ, तो बाय द वे ये क्विक फैक्ट आपके दर्शकों के लिए बता देते हैं, काफी सारे लोगों को नहीं पता कि टाइगर फंड के ओनर जूलियन के ही 20 मेंटीज हैं जो आज दुनिया के सबसे बड़े फंड्स चलाते हैं, हेज फंड्स चलाते हैं। एग्जैक्टली एक ही व्यक्ति के सारे मेंटीज है। आप सोचिए मतलब वो बंदा क्या ट्रेनिंग दिया होगा सबको। ये बिल हुएंग भी उनका एक मेंटी था वैसे। गलतियां हो जाती हैं, सारे शिष्य एकदम ब्रिलियंट तो होंगे नहीं, थोड़ा बहुत वो हो गया। तो बिल हुएंग इनके बने। तो बिल हुएंग से ये इतने इंप्रेस हो गए, तो बिल हुएंग क्योंकि इनका साउथ एशियन थे, तो इनको ना साउथ एशिया का मार्केट दिया गया कि भाई एक साउथ एशियन फंड खोलते हैं, आप उस पर जाके ट्रेड करो। बोले बिल्कुल करेंगे। अब भाई ये साउथ एशियन का ट्रेड करते करते इनके ऊपर थोड़े इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लग गए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करके इन्होंने थोड़े रिगिंग करी, तो इन पे पेनल्टी लगी और इनको रोका गया। उनकी वो वाली कंपनी बंद हो गई। लेकिन जूलियन जी को अभी भी इन पे भरोसा था कि ये कुछ तो कर सकते हैं। तो इन्होंने इनको बोला एक काम करो यार, तुम पूरी तरीके से ना सिंगापुर का मार्केट देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अलग सा हमारी कंपनी के अंडर साउथ एशियन फंड बना के देता हूँ। ठीक है गुरुजी, आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल बना के दीजिए। तो इन्होंने अपना एक दूसरा फंड बनाया। अब इस फंड में इन्होंने खतरनाक ट्रेडिंग करनी शुरू करी, ठीक है। एक समय पे इसके पीक टाइम पे 4 लाख करोड़ तक की ट्रेडिंग यहाँ पर होती थी। 4 लाख करोड़ की ट्रेडिंग जो होती थी उसमें एक गलती कर दी इनने एक समय पे। पहले एक बार इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी, दूसरी बार क्या हो गया, आपने एक कंपनी सुनी है वॉक्सवैगन। अच्छा 2008 की हमने बात करी थी, आज से 2 पॉडकास्ट पहले किसी पॉडकास्ट में हमने बात करी है। जैसे 2008 में क्या था, लेमन ब्रदर क्राइसिस। तो लेमन ब्रदर क्राइसिस के टाइम पे हमने बात करी थी कि पूरा मार्केट गिर रहा था, सब जगह लहू लुहान हो गया था। उस समय पे किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया क्या होता कि बेच के निकल जाओ। तो इस व्यक्ति ने वॉक्सवैगन को देखा, बोला यार इससे बढ़िया और क्या होगा, इसको बेचता हूँ, वैसे भी कहाँ बचने वाली है, पूरी दुनिया खत्म ही हो रही है, यूएस मार्केट खत्म हो रहा है, इसको भी बेचते रहते हैं। तो इन्होंने बेचना शुरू किया। इनको पता ही नहीं था कि वॉक्सवैगन अपने इतिहास की सबसे बड़ी डील उसी टाइम पे करने वाली है। और वॉक्सवैगन ने करा उस टाइम पे इतिहास की सबसे बड़ी डील, अभी बेच के निकल गए। ये बेचे जा रहे, शॉर्ट सेलर बन गए हैं। खरीदना तो पड़ेगा, इनके बेचने के बाद वो 5 गुना बढ़ गई। लॉस हो गया। लॉस क्या, खत्म हो गई कंपनी। इन्वेस्टर्स ने बोला भाई जब तेरे को साउथ एशियन कंपनीज को देखने बोला था तो क्यों यूएस कंपनीज देख रहा है, क्यों अपनी ज्यादा क्यों, जब ये भी खत्म हो गया। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों का कमबैक होता है ना, कुछ का नहीं हो पाता है, कुछ का होता है। किसका नहीं हो पाता वो लोग कमेंट्स में बता देंगे। तो इस बंदे ने कमबैक करा। आप बिलीव नहीं करोगे क्या सॉलिड कमबैक किया। 2012 के बाद से 7 साल में 1400 करोड़ से इन्होंने बनाए 1,40,000 करोड़ ट्रेडिंग से। अब आप बोलोगे कैसे, जानने के लिए तो इच्छुक होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए क्या है, इन्होंने अब ट्रेड करना शुरू किया स्वैप्स पर। स्वैप समझाने से पहले एक कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। वेल क्या होती है आपने पता है?
बड़ी वाली जो बड़ी है, सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली है ना। और आपने देखा होगा कि वेल ऐसी नहीं है कि घूमते घूमते ये देखो वेल घूम रही है, वेल घूम रही है, ये आपको नहीं दिखेगी, बहुत रेयर आपको दिखती है। तो वीडियोस में चलिए आप लोग देख ले रहे हैं, बहुत रेयर दिखती है। करेक्ट। बट वो समुद्र के अंदर जा रही सबसे बड़ी है, जो वो बोलती है ना साइंस में, तो हमने पढ़ा सबसे बड़ी चीज है। तो ये शेयर मार्केट में भी होते हैं वेल। वेल वो चीज होती है जो पूरे बाजार को कंट्रोल कर रही है, लेकिन आसपास के किसी को कानो कान खबर नहीं है। बुल और बेयर सुना था, वेल भी है, वेल भी है, शार्क भी होते हैं। शार्क अगले पार्ट में बताएंगे। अगर 20,000 लाइक आ गए तो हम बिल्कुल इस चीज को बताएंगे। आप आपके ऑडियंस को एक बार बोल दीजिए। अरे वो कहने की जरूरत नहीं है आपका, चलिए 20,000 तो डन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। तो वेल में क्या हुआ कि ये बिल हुआंग एक वेल थे। कैसे? तो एक स्वैप्स करके एक टूल होता है। स्वैप्स में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अरुण जी के पास 1000 करोड़ है, लेट्स से क्या है, तो अगर 1000 करोड़ है, हाँ है सही है, ज्यादा है, ठीक है, कम बोल दिया है, तो मान लीजिए अरुण जी के पास है 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ ऑब्वियसली इतना बड़ा इंसान है, तो 1000 करोड़ ऐसे तो नहीं डालने वाले। तो अरुण जी क्या करेंगे कि एक काम करते हैं कि ये 1000 करोड़ को मैं किसी के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अरुण जी क्या करेंगे, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएंगे, वो बोलेंगे गोल्डमैन सैक्स को बोलेंगे कि यार ये गोल्डमैन सैक्स, और एक के पास तो जाएंगे नहीं। देखो कोई भी बड़ा आदमी कभी भी सारा पैसा एक जगह पे नहीं लगाता है, वो तो एक आम आदमी रहता है जो सारा पैसा जमा पूंजी एक ही जमीन पे लगा देगा, एक ही स्टॉक पे लगा देगा, एक ही म्यूचुअल फंड पे लगा देगा। ये गलती सिर्फ एक आम आदमी करता है, बड़ा आदमी नहीं करता। तो वो 1000 करोड़ को बोलेगा कि एक काम करता हूँ, 200 करोड़ गोल्डमैन सैक्स को देता हूँ, 200 करोड़ जेपी मॉर्गन को दूंगा, 200 करोड़ मेरिल लिंच को दूंगा, 200 करोड़ क्रेडिट स्विस को दूंगा, 200 करोड़ इनको दूंगा। ऐसे करके वो बांट लेगा और उनको क्या बोलेगा कि भाई मेरे नाम पे स्वैप्स ले लो, ठीक है। स्वैप्स की खासियत ये है कि अब आपके बिहाफ पे गोल्डमैन सैक्स वो सारे स्टॉक्स उठाएंगे, सारी चीजें उठाएंगे, लेकिन आपका नाम कहीं पर भी बाहर नहीं आएगा। आपका नाम सिर्फ गोल्डमैन की टॉप मैनेजमेंट को पता है कि अच्छा बिल हुआंग कर रहा है ये वाली चीजें। मार्केट में किसी को नहीं पता लगेगा। मार्केट में क्या लगेगा, गोल्डमैन सैक्स ने इन्वेस्ट किया है, मेरिल लिंच ने इन्वेस्ट किया है। बाय द वे आज के समय पे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा ऐसे ही होता है। हमारे देश का भी बहुत सारा पैसा केमन आइलैंड से घूम के ये गोल्डमैन सैक्स से और ये जो भी है कहाँ से, अब नाम नहीं पता, वहां से आता है। तो ये जहाँ इन्वेस्ट करेंगे गोल्डमैन सैक्स मतलब डिसाइड करता है या विल बैंक? नहीं, ये हम डिसाइड करते हैं। हैं। कि तो मैं उनको बताऊंगा यहाँ कर दो। बिल्कुल, जैसे इसको बहुत ही सरल उदाहरण से बोलूं, आप गए गोल्डमैन सैक्स को 200 करोड़ दिया, आप बोलोगे कि भैया XYZ ये वाले शेयरों पे इतना 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 तक क्वांटिटी एक महीने के अंदर हमको धीरे धीरे करके उठाओ। जो बेस्ट, ऑब्वियसली इनके इतना बड़ा अकाउंट दोगे तो कुछ तो फायदा देना पड़ेगा। सामने वाला आपको इन्फॉर्मेशन देगा, एडवांस इन्फॉर्मेशन, सामने वाला आपको बेस्ट प्राइस देगा। जैसे मान लो आप 200 रुपए में खरीदने वाले, रुक जाओ सर 160 का भाव आने वाला है एक महीने के, तो ये इस तरह का बार्टर सिस्टम हो जाएगा। Correct. वरना आप 200 करोड़ उसको क्यों दोगे? आप बोलोगे ना कि कंपटीशन तो हर जगह है, बोले मैं मेरिल लिंच को दूं, इसको दूं। इस तरह से इस जनाब ने दिया। अब देखो फाइनेंस की बात ये है ना, जब सब कुछ अच्छा चलता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, और जैसे ही थोड़ा सा नींव हिलने लगता है ना, अचानक से याद आता है अरे भाई गलतियां तो करी हुई हैं। तो ये व्यक्ति ने ये स्वैप्स के चक्कर में, स्वैप्स में एक फायदा क्या होता है कि आपको लेवरेज ज्यादा मिलने लग जाता है। तो ये 200 करोड़ के जगह पे इधर फायदा इनको इन्फॉर्मेशन नहीं, इनको 200 करोड़ की जगह 800 करोड़ तक का इन्वेस्ट करने मिल रहा था। और दूसरा फायदा क्या हो रहा था, ये क्या कर रहे थे कि लेट्स से इन्होंने, आपने 200 करोड़ गोल्डमैन सैक्स से लिए, आपने वहां से स्वैप्स ले लिए, ये स्वैप्स को जाके फिर कहीं और पे कोलैटरल रख के और वहां से स्टॉक्स उठाते थे। ये कोलैटरल पे मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर कर करके घुमा रहे थे, और ऐसे करके ने ये 1400 करोड़ को पहले बना दिया इतना। अब इनके साथ होने वाली एक बहुत बड़ी गलती, ठीक है, ये अब लिक्विड में $30 बिलियन प्लस हो चुके हैं। $30 बिलियन लिक्विड में, मतलब अगर कल के कल इन्होंने डिसाइड किया कि भैया बस अब मेरे को रिटायरमेंट लेना है, तो इनके अकाउंट में कितने रुपए होंगे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति बिल्कुल सही। अब इंटरनल के बड़े बड़े लोग जानते हैं कि भैया ये कौन है, लेकिन मीडिया नहीं जानती इनके बारे में, कोई नहीं जानता इनके बारे में, क्योंकि ये क्या है, वेल है, शार्क नहीं है, वेल है। तो अब इस व्यक्ति से एक हो गई गलती। कभी कभी क्या होता है कि आपका लक ही आपका दुश्मन बन जाता है। इनका अभी मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, देखिए स्मॉल कैप स्टॉक का वॉल्यूम कम रहता है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी हो तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई कंपनी 20 करोड़ की होगी, तो मेरे पास 50 करोड़ है, तो मैं तो बहुत मैनिपुलेट कर सकता हूँ इसको, कुछ न्यूज़ वालों को खिला दिया, कुछ इधर खिला दिया, उसको ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। तो ये क्या करते थे, छोटे छोटे कंपनियों को
खरीदना शुरू करते थे, उसके बाद उनके वैल्यू बढ़ जाती थी, फिर उसको और थोड़ा खरीदते थे, फिर वैल्यू बढ़ जाती थी, फिर लेवरेज मिलता था और खरीदते थे, फिर एक लेवल पे बेच देते थे। तो लेवरेज के चक्कर में इनका पैसा बढ़ रहा था। ऐसे ही इन्होंने एक वायोकॉम करके कंपनी थी, उसमें इन्होंने खरीदना शुरू किया। ठीक है, खरीदा, इतना ज़्यादा खरीद लिया इनने कि वो कंपनी की जितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे वो 20 गुना ऊपर पहुंच गई। और इतनी ज़्यादा हो गई कि उनके ओनर्स को भी ये हजम नहीं होने लग गया। तो ओनर बोले यार भाई इतना कैसे हो गया भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया। अब क्या हो गया कि ओनर लोग आए मीडिया के पास, मीडिया ने पूछा सर आपको क्या लगता है आप लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। बोले यार हमको भी नहीं पता, इसलिए ना हमने तो हमारे थोड़ा बहुत स्टेक बेच दिया है। अब मीडिया में हो गया पैनिक कि भैया जब ओनर ही बेच रहे हैं, जब उनको ही हजम नहीं हो रहा तो कुछ तो गड़बड़ है। और आपको पता है मीडिया में एक बार पैनिक होता है तो क्या होता है, सबने बेचना शुरू कर दिया। तो खरीदार तो केवल एक ही बचा है। और इस चक्कर में इनने सारा पैसा जो लगाया था 2 दिन के अंदर $30 बिलियन साफ। बाप रे। और अचानक से खबर आने लग गई कि भैया आर्किगोस कैपिटल जो उनकी कंपनी थी के फाउंडर बिल ह्वांग पूरी तरीके से कंगाल हो गए हैं। फास्टेस्ट इतिहास का बैंक्रप्सी 2 दिन के अंदर यहाँ पर हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि हम लोगों को अक्सर लगता है शेयर बाजार में कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है, आराम से हम पैसा बना सकते हैं, लेकिन जाता भी है तो उतनी स्पीड से, जाता भी उसी स्पीड पे। तो ये बिल ह्वांग की कहानी थी जिसमें इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से पैसे उठाए। अभिषेक जी जब लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने एक बड़ी अच्छी सीख दी थी मुझे कि जो सच में अमीर होते हैं वो चीज़ों को खरीदते नहीं हैं, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल क्या है और इसका हमारी लाइफ पे कैसे असर पड़ता है? यार देखिए ये कंट्रोल तो सदियों से करते आ रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। आप अगर देखोगे जो रियल वेल्दी होते हैं, हम एंशियंट टाइम से वेल्दी लोग बोलते हैं, वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को डोमिनेट करते हैं। और अब आपके व्यूअर्स को समझ में आएगा किस प्रकार से रईस लोगों ने ना चाह के भी हर आम आदमी को खरीद के रखा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। अल्कोहल, आपने देखा होगा हर बड़ा आदमी कभी ना कभी किसी अल्कोहल इंडस्ट्री को संभालता ही है। या तो किसी का दारू का भट्टा होता है, ठीक है, या तो फिर दे आर बिग टाइकून्स ओनिंग वेरियस वाइन्स, लैंड्स रहते हैं इनके पास, या तो कहीं ना कहीं आप जो पूरे जो बोलते हैं ना ओल्ड मनी जो बोलते हैं, बिग ओल्ड मनी, वो अल्कोहल में जाता है। अब आप सोचोगे भैया अल्कोहल में क्या है, ये इसको आप 2 एंगल से ले सकते हो। स्लाइटली स्पिरिचुअल एंगल से भी ले सकते हो और स्लाइटली आप ले सकते हो किस तरह से आम इंसान को सदियों से करप्ट किया जा रहा है। अल्कोहल वर्ड कहाँ से आया है? ये एक अरबिक वर्ड था, अल-कुहुल। अल-कुहुल का मतलब होता है बैड स्पिरिट। चलिए आप अगर सबसे फेमस अल्कोहल्स के नाम लेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के नाम है। कभी नोटिस नहीं करा है, लेकिन एक होता है जिन। बहुत सारे लोग लगता है कि अलादीन का जिन है, लेकिन अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट में जाते तो जिन को एक नेगेटिव एंटिटी दिखाया गया है जो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड को भी कंट्रोल कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। उसके बाद आप सुनते हैं वोडका, उसका अर्थ क्या होता है? स्पिरिट होता है। जिन की बात करी तो आपने एक इंग्लिश में मुहावरा सुना होगा, जिंक्स। जिंक्स हो गया मतलब एक बैड ओमेन हो गया। ये कहीं ना कहीं पहले से ही दर्शा रहे थे कि ये बुराई की तरफ आपको ले जा रहे हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं क्यों अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अचानक से एक व्यक्ति आता है और किसी की मृत्यु कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, किसी का रेप कर देता है, क्योंकि वो अपने मन में काबू नहीं रख पाता है। वेल अल्कोहल एक ऐसा टूल था जो रईसों ने निकाला ताकि एक आम आदमी का दिमाग हमेशा भ्रष्ट रहे, उसे फंसा के रखा जाए और उसका जो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एक पॉजिटिव ऑरा है, उसको तोड़ा जाए। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज से कुछ साल पहले आप देखते होगे, मतलब कुछ साल मतलब 20 से 30 साल के अंदर लेते हैं, जब सोशल मीडिया नहीं था, ये सब नहीं था, तब हम क्या देखते थे? टेलीविज़न। टेलीविज़न का अर्थ क्या है? टेल अ विजन। एक विजन आपको दिखाया जाता है, 90% समय जब आप उसके सामने बैठते हैं वो सबकॉन्शियसली ले लेते हैं। कैसे? याद कीजिए 20 साल पहले लंबी कलम का ट्रेंड चला था पर क्लीन शेव का चला था। हर कोई बंदा टेलीविजन में जब देखता था उसका फेवरेट सीरियल का स्टार जब ऐसा कर रहा है, हर कोई वो फॉलो करने लगता था। एक हिपी मूवमेंट चालू हुआ था जिसमें हर कोई लंबे लंबे बाल रखता था, बेल बॉटम की पैंट थी। वो कहाँ से लोग सीख रहे थे? टेल अ विजन। बड़े जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो आपको एक विजन बेचना चाहते हैं। आज जो हम लोग जीन्स पहन रहे हैं, ये जीन्स कभी भी रईसों के लिए बनी ही नहीं थी, बट ये रईसों ने आपको चिपका दिए।
आपको पता है जीन्स क्यों बनी थी? गोल्ड माइन का जब रश हुआ था कैलिफोर्निया में, ये 1700 के समय, 1800 के समय जब ये चल रहा था, तब ये जब बड़े रईस लोग माइनर्स को भेजते थे कि जाइए जाओ माइनिंग करो, तो उनकी पैंट हमेशा फट जाती थी। तब जीन्स का इजाद किया गया ये बड़े सेठ लोगों ने कि ऐसे क्वालिटी की चीज़ बनाओ कि ये लोग जितना खोदा खादी करें बहाना नहीं कर सके कि भैया साहेब आज ये तो कपड़े फट गए, हम नहीं कर सकते। इसलिए जीन्स बनाई गई। जब खुदाई का ज़माना चले गया, जीन्स की इंडस्ट्री तो चालू हो गई। अब क्या किया जाए? चलो टेलीविजन में सारे हीरो हीरोइंस को जीन्स पहना के दिखाया जाए, और ऑटोमेटिकली आज हम सब जीन्स पहन रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग सारे डिसीजन खुद से ले रहे हैं, लेकिन वो सारा टेलीविजन ने कराया। आज भी देख लीजिए, इन्हें धीरे धीरे, और ये प्रोग्रेस, ये जो बड़े लोगों का खेल है ना, ये आज 1 2 3 साल से नहीं चल रहा है, ये सालों साल 100 साल से चल रहा है। टेलीविजन आया, टेलीविजन से क्या किया गया? आपके विजन को कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद बड़े लोगों ने सोचा कि भैया सिर्फ विजन कंट्रोल करने से इंसान को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका थोड़ा समय तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 1 घंटे कंट्रोल कैसा किया जाए दिन में? तो उनने बना दिया फ़ोन। चलो अब 1 घंटे हमारे साथ है, हम निगाह रख सकते हैं कि कौन कहाँ पे बात कर रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है। ये जो इंक्रिप्शन है, ये तो आज की इजाद है। ये सब तो धीरे धीरे करके पायरेसी पॉलिसी, उसके बाद भी लोगों को पता है। आज से 3 साल पहले फेसबुक पे लगे थे ना एलिगेशंस, कोर्ट पे चल रहे थे, कोर्ट कचहरी पे, तो ये आ गया, तो फ़ोन आ गया। चलो अब 1 घंटे का समय भी कंट्रोल कर लिया है, टेलीविज़न से 2 घंटे का सीरियल से कर लिया है। अब तो और थोड़ा टाइम कैसे किया जाए? तो निकल गया इंटरनेट। लोगों को लगा अरे क्या बढ़िया चीज़ है, ये वाली चीज़ है, लोग अपना समय बर्बाद करने लग गए। बोले चलो 3 घंटे तो इनके कंट्रोल कर लिया, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान चीज़ है, और कैसे कंट्रोल किया जाए? तो निकाल दी कमबख्त लोगों ने सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से अब आपके दिलों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग सोशल मीडिया पे एक इमोशनल पोस्ट नहीं देखते, उनको अपनी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है। 4 इमोशनल पोस्ट नहीं देखते, उनको याद आता अरे यार ये वाला गाना मैंने उसको डेडिकेट किया था, याद आ रहा है, चलो दारू मंगा लेते हैं, जोमेटो की ऐड देख लेते हैं, कुछ होता है। अब भी इनका जी नहीं भरा है। उसके बाद इनने बोला कि नहीं, हमको धीरे धीरे इनके समय के साथ इनके साथ भी जोड़ना है। इनने वेरेबल्स बना दिए जो आप पहन के बैठे हैं। ऐसी चीज़ें बना दी हैं जिनको 24 घंटे आपके साथ जुड़े रहेंगी टेक्नोलॉजी। अभी भी चैन नहीं बचा है। अब वो आपके दिमाग में घुसना चाहते हैं। दिमाग में घुसने के लिए इनने क्या बनाया है? गूगल के चश्मे देखे हैं आजकल जो चल रहे हैं ट्रेंड में, एप्पल विजन प्रो। ये एग्जैक्टली है क्या? अब ये धीरे धीरे करके आपके माइंड को कंट्रोल करने आ रहे हैं, आपको असली दुनिया से रूबरू कराने ही नहीं दे रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक चीज बताता हूं। क्या आपने कभी सोचा है भारत में वीड को लीगल क्यों नहीं किया जाता है? सिंपल सी बात है, बिकॉज जितने लोग वीड लेते हैं उनको ये चीज़ पता है कि भाई जो भी बंदा वीड लेता है, डिस्क्लेमर मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ लेने के लिए, ना हम लेते हैं ना हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, बट जो भी व्यक्ति वीड लेता है उसने हमेशा ये चीज़ कही है कि एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है, एक हाइपर फोकस आ जाता है। अब एक इमेजिन कीजिए, प्रॉब्लम ये है ना, आज के ज़माने पे अगर किसी को हाइपर फोकस आ गया ना तो रिश्ते टूट जाएंगे, सरकारें टूट जाएंगी, सब कुछ टूट जाएगा, क्योंकि सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। आज बिकॉज लोग उलझे हुए हैं, बहुत सारे लेयर्स लगे हुए हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं। अब इमेजिन करो सब कुछ क्लियरली हमको दिखने लग जाए कि बड़े लोगों का क्या खेल है। अगर हमको दिखने लग जाए कि बड़े लोग चाहते ही हैं कि हम लोग दिन भर मीम्स बनाएं, ट्रोलिंग करें, और हम उस चीज़ से अगर निकल गए और पॉजिटिव काम करने लग गए, प्रोडक्टिविटी काम करने लग गए, तो सोशल मीडिया कैसे चलेगा? आप खुद बताओ। अगर मार्क ज़करबर्ग ने क्लियरली आपको कोई ऐसा चूरन दे दिया जिससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो खुद चाहता है कि भैया तुम 6 घंटे इंस्टाग्राम पे रहो, तुम हेट फैलाओ, कमेंट्स करो, ट्रोलिंग करो, अगर आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई तो फिर तो आप नहीं करोगे, आप प्रोडक्टिव काम करोगे, आप वर्कआउट करने लग जाओगे 2-2 घंटे, आप पढ़ाई करने लग जाओगे। लेकिन ये होगा तो उनका धंधा तो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप बिलियनर्स के टूल्स में समय व्यतीत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा वो कमाएंगे, तो आपके समय से पैसा वो लोग कमाते हैं, बिलियनर। दुर्भाग्यवश बात यह है कि हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। एक और सिंपल सा उदाहरण है, टेलीविज़न के बाद सबसे ज़्यादा हमारे घर पे लोग क्या देखते थे? न्यूज़ देखते थे। न्यूज़ क्यों बनी थी पता है? N का होता है नॉर्थ, E होता है ईस्ट, W होता है वेस्ट, S होता है साउथ। सारे एंगल के लोगों को कैप्चर कर लो, एक जगह पे बिठा दो, उनके दिमाग में कूड़ा कचरा भर दो, दैट वाज न्यूज़। और हम लोग सोचे, आप खुद देखो, मैं गारंटी देता हूं, आप जाके किसी भी व्यक्ति से पूछो जो दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, पहली बात तो 4 दिन बाद उनको याद नहीं रहेगा 4 दिन पहले क्या हुआ था, क्योंकि हर दिन नई सुर्खी आती है। और क्या सीखा है आप बताओ? क्या हम न्यूज़ को
पढ़ के क्या बहुत कुछ सीखते हैं? हाँ, अगर आपका देखने का तरीका अलग है कि इंग्लिश पेपर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो, मैं इकोनॉमिक्स पेपर इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि इकोनॉमिक्स के टर्म समझ में आए, उसका एग्जांपल आ जाए, रियल लाइफ सिनेरियो हो जाए। या हम इसलिए पढ़ रहे हैं, लेट्स से अगर कोई इकोनॉमिक न्यूज़ इसलिए पढ़ रहा है कि शेयर मार्केट में मैं निवेश करता हूँ तो मेरे को दैट इज डिफरेंट। बट आपको भी पता है अरुण जी की मैक्सिमम लोग न्यूज़ में सिर्फ वही देख रहे हैं, आज इधर मर्डर हो गया, आज इसका रेप हो गया, आज यहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया, आज पुतिन साहब ने ये कर दिया। पुतिन साहब तो खैर 2 साल से कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हो किस तरह से हर चीज़ में, लास्ट टाइम हमने गॉड की बात करी थी, इस बार अल्कोहल की बात करी, इस बार न्यूज़ की बात करी। एंड बाय द वे अगर लाइक्स आए तो हम और भी चीज़ें थोड़ा इसमें और भी ज़्यादा डेप्थ है, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे जी। तो ये तो आपने बात बता दी कि बिलियनियर्स इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का कोई एंगल है क्या इनकी लाइफ में? बिल्कुल है, पर ये बताएंगे नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैं क्विक पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा, फिर मैं बताऊंगा। बैरक ओबामा के पुराना पहले एक इंटरव्यू देखिए। जब इंटरव्यू चल रहा है तो पीछे हनुमान जी की मूर्ति है। बहुत जगह से वो हटाई गई हैं, लेकिन शायद आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। स्टीव जॉब्स, एप्पल, जो सबसे बड़ी इनोवेटिव कंपनी है दुनिया के, जिनके फाउंडर थे, जब वो पूरी तरीके से भटक गए थे कि जीवन में क्या करें, तो वो भारत में आए थे। भारत में आने के बाद वो कैची धाम गए थे। कैची धाम जाने के बाद नीम करोली बाबा जी के आश्रम में गए थे और उन्होंने ये कहा था कि यहीं पर आने के बाद मेरे माइंड में क्लैरिटी आई है और यहीं से मुझे एप्पल के ग्रोथ का राज मिला है। जब वो अपने डेथ बेड पे थे तो मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, लीगल बैटल्स लड़ रहे थे। मार्क जकरबर्ग ने पूछा, भाई क्या किया जाए, आपका क्या सजेशन होगा, क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं कहता। बोले बस एक ही सजेशन है, नीम करोली बाबा के आश्रम हो के आओ। तब तक उन्होंने समाधि ले ली थी, लेकिन वो व्यक्ति गए और वो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं एक पर्टिकुलर बाबा को प्रमोट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर आज तक नहीं पहुँच पाया। कोशिश करता हूँ जाने की, पता नहीं शायद बाबा जी की बुलावा नहीं है, जो भी है। बट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेल डॉक्यूमेंटेड, वी आर नॉट सेइंग समथिंग अगेंस्ट इट। एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। हमारे दुनिया के, देश के नहीं, दुनिया के सबसे पहले ऑफिशियल बिलियनर जो कि है जॉन डी रॉकफेलर, ये अपने जब बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब इनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने तेल का कारोबार जब शुरू किया था, तो ये सोच रहे थे मैं अपने कंपटीशन को कैसे तोड़ूं। उस समय पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती थी रेलवे इंडस्ट्री, जो लकड़ी वाले और वो वाले ट्रेन आपने पुराने देखे होंगे, वो इंजन वाले और इस तरह से। तो ये सोच रहे थे कैसे तोड़ा जाए। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि जो बड़े बड़े मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं, इनको तोड़ने का एक ही तरीका है। ये लोग हफ्ते में 7 से 8 बैरल तेल के ट्रांसफर करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी। मैं दिन के 60 बैरल करूंगा। तो मैं जाके जो रेलवे एम्पायर का सबसे बड़ा नाम है वेंडरबिल्ट, उसके साथ डील क्रैक करूंगा कि बॉस मैं तुम्हारा धंधा दिन का 60 गुना बढ़ा दूंगा, बदले में मेरे को 40% ऑफ दो। दोनों का जीतने का है। इनके पास वो चीज़ थी नहीं, वैसे इनके पास कैपेसिटी नहीं थी, बट विश्वास था। अब आप बोलोगे इसमें स्पिरिचुअल कहाँ है? अब स्पिरिचुअल सुनते हैं। ये बहुत बड़े क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर थे। देखिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक भगवान को फॉलो करो, इट्स वेरी वाइड। एंड बिकॉज आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो भी हिस्टोरिकल आर्काइव्स में है। तो ये हर बार चर्च जाते थे, भगवान के सामने लेट्स से मत्था टेकते थे, ठीक है। ये भगवान को हमेशा कहते थे थैंक यू भगवान, जो भी चीज़ हो रही है आपके कारण हो रही है, आप जो मेरे को राह दिखाओगे मैं उस हिसाब से चलूंगा। मेडिटेट करते थे, इस तरह से जाते थे। अब इनकी डील, तब तो वो होता था ना, लिफाफे भेजते थे, लेटर भेजते थे, एक हफ्ते बाद रिप्लाई आता था। तो वेंडरबिल्ट से इनको आया कि ठीक है, डील करने के लिए जो भी है डिस्कशन है, आप आओ ट्रेन लेके, कल आपकी ट्रेन है। और ये उस समय की बात है जब रोज रोज ट्रेन नहीं चलती थी। आज अगर ट्रेन चल रही है तो अगली ट्रेन शायद 4 दिन बाद है, 3 दिन बाद है। अब ये आए, अब उस समय पे तो वो भी नहीं था। आजकल तो ऐप्स है ना, आप देख ले तो कब लेट है, कब तेज है, क्या जल्दी है। ये बिल्कुल एक्साइटमेंट में कोट वोट पहन के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कि आज मैं बात करूंगा और मैं तो क्रैक करके आऊँगा ये डील। ये चल चल के जा रहे रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, जस्ट इनके सामने इनकी ट्रेन छूट चुकी है। लाइफ की सबसे बड़ी डील, पहली बार उस समय के एक मल्टी मिलियनर ने इनको मौका दिया है और वो छूट गई। पर ये दुखी नहीं हुए। पलट क्या है, अगले दिन अखबार खोला, इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था। और तब ये जाके भगवान के पास बोले, भगवान तूने मेरी जान बचाई है, शायद तूने मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा है। मैं आज आपके सामने ये शपथ खाता हूँ कि आप मेरे को राह दिखाते रहोगे तो मैं दुनिया का पहला ऑफिशियल बिलियनर बनूंगा। तो भाई साहब ये दुनिया का पहला ऑफिशियल बिलियनर तो है। लेकिन पता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो तुम इंडिया, अच्छा और इंडिया की भी बात देखिए, यू कैन नॉट डिनाई मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सब तो हमारे पास कितने ज़्यादा एविडेंसेस है। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, ये बहुत स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ करते, सब करते हैं।
इनफैक्ट ये माना जाता है कि मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी तो कुछ अलग सा पूजा पाठ करती हैं जिसके चक्कर में इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये मेरे को नहीं पता, बट ऐसा लोग कहते हैं। अब आप बोलोगे लेकिन विदेश में क्या सीन है भाई? जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति बड़ा आदमी दिखा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं रहा। बिल गेट्स पूरे साल में 40 दिन अपनी फ्लाइट लेके, फोन छोड़ के, लैपटॉप छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के एक प्राइवेट आइलैंड में जाते हैं। यू नेवर नो वो कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर जाके। आपको किसी चीज पर डाउट हो तो कमेंट्स में बताओ। हर बार अगर आप वॉरेन बफेट सर की बात करो, वॉरेन बफेट सर अपने आप को ओहायो से कभी भी शिफ्ट नहीं करते न्यूयॉर्क और इस जगह। क्यों गांव में रह रहे हैं? उनके पास तो दुनिया भर का पैसा है। चलिए शांति तो है, बट इसलिए भी ताकि कैमराज और ये सारी चीजें उनको फॉलो ना करें। सो कहीं ना कहीं ये सारे बड़े लोग अपने लेवल पे स्पिरिचुअल है। प्रॉब्लम बस ये है कि हम लोगों को लगता है बिकॉज वो लोग खुद आके और एक सिंपल सी बात है ना, सब लोग अपने सीक्रेट क्यों शेयर करेंगे? कुछ ही लोग करेंगे ना ये सीक्रेट्स। लेकिन आपको पता कैसे चल सकते हैं? एक उदाहरण देता हूँ। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है पॉल ट्यूडर जोन्स। पॉल ट्यूडर जोन्स वो व्यक्ति है जिसने ब्लैक फ्राइडे पे बहुत पैसा बनाया और आज के समय पे उनकी लागत करीब करीब 24,000 करोड़ के आसपास है। 24,000 करोड़ बनाए तो कुछ तो होगा उनके पास। तो उनसे एक बार पूछा गया कि भाई आपके कोच कौन है? तो उन्होंने कहा टोनी रॉबिन्स ने मेरे को कोचिंग दी है। टोनी रॉबिन्स तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप तो ट्रेडर हो, ये कैसे? बोले देखो यार, और बाद में कॉन्ट्रैक्ट निकला तो ये साल के 8-8 करोड़ देते थे। बोले यार तुम तो अजब गजब इंसान हो, 12 सेशन के 8 करोड़ रुपए दे रहे हो, वो भी आज से 15-20 साल 10-15 साल पहले की बात है। तो बोले तुम पागल हो, मेंटर को क्या कोई मेंटरशिप के लिए पैसा देता है, इसके लिए पैसा देता है? तो बोले भाई साहब साइकोलॉजी का गेम है पूरा ट्रेडिंग, और टोनी रॉबिन्स से बढ़िया साइकोलॉजी वाला टीचर मेरे को आज तक मिला नहीं। वो जो चीज़ उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, लेकिन जो चीज़ें वो मेरे को सिखाए ना, उसके चक्कर में ही आज ये 24,000 करोड़ मेरे बने हैं। क्योंकि जब मेरा कैपिटल बढ़ता जा रहा था, मैं साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो उस बंदे ने आके मेरे को 1-on-1 जब कोचिंग करी तो मेरे लिए वो 8 करोड़ कुछ नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना वो बोल रहा हूँ, ना मेरा ये तर्क है कि आप जाके कोचिंग वालों को पैसा दो। मेरा सिंपल सा ये चीज़ है कि हर बड़े इंसान भी स्पिरिचुअल भी होता है, उनके स्पिरिचुअल गुरु भी होते हैं, उनके मेंटर भी होते हैं। तो आप अगर मोटा मोटी देखें, स्पिरिचुअल तो है ही, मेंटर्स भी हैं। एंड जो आपने सवाल पूछा था कि क्या है स्पिरिचुअलिटी का एंगल, तो बिल्कुल है। यहाँ पे ये बात तो मैंने भी बहुत देखी है कि जैसे हमारे पॉडकास्ट में यूजुअली जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, गुरु होते हैं, उनके वो आते हैं, तो मैंने देखा है उनके साथ उनकी फॉलोइंग है। तो MP चल रहे हैं, वो भी आते, वो वहाँ बैठे रहते हैं, बैठ के सुन रहे होते हैं उनको, उनके पैर छू रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये चीज़ वो बता नहीं रहे हैं किसी को, ठीक है? और ये बताने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि आपके दिल की बात है। हम आज के पॉडकास्ट में विदेश की बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ इस देश की बातें, कुछ इस देश की कोई कहानियाँ। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगा, पर ये शॉकिंग होगा। तो मैं अभी हाल फिलहाल में, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की बात हुई, तो एक क्रिएटर रिट्रीट हुआ था जिसमें सदगुरु जी के ईशा फाउंडेशन में कुछ 60-70 क्रिएटर्स को बुलाया गया था, वहाँ पे गया था। वहाँ जाने के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉटेजेस भी दिए जाते हैं टू सेलिब्रिटीज, जिनका शायद सदगुरु कभी कभी 1-on-1 सेशन भी करते होंगे। मेरे को श्योर नहीं है, बट शायद करते होंगे। डिपेंड करता है किस कौन सा वो प्रोग्राम में है, कितने क्लोज हैं, क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे ये सुनने में आया है कि कुछ हमारे देश के बिलियनर्स का भी वहाँ पर आना जाना रहता है। वो आपको पता नहीं चलेगा किस हिसाब से। और बिकॉज आपने हमारे देश की बात करी है, तो देश के तो हम काफ़ी किस्से बताते रहते हैं। हमने ऑलरेडी काफ़ी आपके 2 इसमें बताए हुए हैं, कंट्रोवर्सीज भी काफ़ी हो जाती है इस चीज़ पे। लेकिन एक हाल फिलहाल का एक मैं किस्सा बताता हूँ। तो ये किस्सा है हमारे मुंबई शहर का ही है, ठीक है? इस बार दिल्ली का नहीं है। पिछले बार हमने शायद दिल्ली वाला की बात करी थी। तो मुंबई भी अलग ही माया नगरी है, तो मुंबई शहर की बात है। तो मुंबई शहर में मैं एक व्यक्ति से मिला, ठीक है? उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? अब मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और मेरे सामने एकदम धड़ाधड़ लिफाफे उन्होंने रख दिए। लिफाफे इन द सेंस फोल्डर्स रख दिए, और उन्होंने बोला बताओ ये क्या है? तो मैंने पलट के देखा, कुछ सर्टिफिकेट दिख रहे थे, ठीक है? अब मुझे वो चीज़ दिखी, उनके पास वो जो सर्टिफिकेट्स थे ये पुराने ज़माने के शेयर सर्टिफिकेट है। और मैं मन कैलकुलेट करने लग गया इसके वैल्यू। मैं जान के हैरान हो गया था कि उन्होंने मेरे सामने जो फोल्डर रखा हुआ था ना, उनके सारे सर्टिफिकेट का वैल्यू था करीब 350 करोड़। 350 करोड़। कुछ कंपनीज तो उनमें से बची भी नहीं, कुछ क्या मैक्सिमम कंपनी से बची नहीं। अब जब मैंने इन व्यक्ति से बात करना शुरू करी
तो मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के दोस्त रह चुके हैं, जिनमें से कि एक हर्षद मेहता भी रह चुके हैं। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि इनका ऑफिस कोई ऐसा आलिशान दिखाने उखाने वाली चीज़ नहीं है। दैट वाज जस्ट वन सिंपल 1 RK जिस पे बैठ के ये करते हैं। और ये व्यक्ति आज के समय पे हमारे देश के एक बहुत बड़े कमोडिटीज़ ट्रेडर हैं। कमोडिटीज़ में इतना बड़ा ट्रेड करते हैं ये कि माना जाता है इंटरनल सर्कल से कि मुंबई का ये अकेला व्यक्ति कमोडिटीज़ में ट्रेड करके भारत का ऑलमोस्ट 30% का ट्रेड ये अकेला व्यक्ति और इसकी टीम, मतलब अकेला इन द सेंस ये और इनकी टीम अकेले मिलके करती है। एक व्यक्ति कमोडिटी मार्केट का 30%, और कमोडिटी मार्केट कितना बड़ा है, बुलियन मार्केट जो कहते हैं, वो आप सभी को पता है। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर अरुण जी कि जो वो होता है ना, जो रियल रिच होता है, दैट डजंट वांट टू शो ऑफ। ये मैं हमेशा कहता हूँ। जो इनसिक्योर्ड रिच होता है, अनसिक्योर्ड इनसिक्योर्ड रिच बोलते हैं, या न्यू रिच होता है, वो हमेशा फ्लेम्बॉयंट रहने की कोशिश करता है। तो आप हमेशा देखोगे, बिकॉज ये हमने यहाँ पर एक चीज़ बात करी है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी है, मुकेश अंबानी जी बहुत नॉर्मल सा शर्ट पहन के, नॉर्मल सा ट्राउजर पहन के घूमते हैं। सेम चीज़ आपने जकरबर्ग साहब के बारे में सुनी होगी, मार्क जकरबर्ग फेसबुक की, एक ही टी शर्ट पहनते हैं और लोग बोलते हैं कि इतना सिंपल से। मार्क जकरबर्ग जो एक ही टी शर्ट रोज पहनते हैं, उनकी पर टी शर्ट एक इटालियन डिजाइनर बनाता है और वो मात्र 1.5 लाख रुपए की है एक टी शर्ट। तो वो कोई सस्ता नहीं पहन रहे हैं। अब बोलोगे नहीं, बट डिसीजन मेकिंग फलाना डिमका रिड्यूस करने के लिए हमने स्टार्टिंग में आज पॉडकास्ट की एक चीज़ बात की थी, PR। सारे बड़े लोगों को एक चीज़ पता है कि आम आदमी बड़े पैसे से नफरत करता है। ये क्यों हो गया था? देखिए क्या हुआ था कि आज से 12-13 साल पहले से ये ट्रांजैक्शनल शिफ्ट होने लग गया। US में एक कांड हुआ था बर्नी मैडॉफ करके। बर्नी मैडॉफ अपने आप को गुरु ऑफ फाइनेंस कहता था। इनफैक्ट वो थे भी, नैस्डैक के चेयरमैन थे, सब कुछ थे। उन्होंने फाइनेंस का सबसे बड़ा स्कैम किया था, वो अपन सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बर्नी मैडॉफ बहुत शो ऑफ करता था। पकड़े गए तो लोगों को ये लगा ये रईस लोग तो बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। हमारे देश में सत्यम हुआ था, वो भी रईस ही शो ऑफ करता, अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है। फिर हमारे कमेंट्स में बता दीजिएगा, अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। परसेप्शन क्या बन गई कि भैया जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इंसान बेकार है। करेक्ट। तो यही परसेप्शन कहीं ना कहीं बनने लग गई थी काफ़ी सारे बिलियनर्स की। बिलियनर्स ने ये समझ लिया कि भैया ये चीज़ तो नहीं जमेगी। तो इन लोगों ने अपनी PR एक्टिविटीज़ इस तरह से बनाई कि परसेप्शन ये बने कि इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी बंदा कितना सिंपल रहता है। तो जैसे अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी कि मार्क जुकरबर्ग की वो टी शर्ट 1.5 लाख की थी। नहीं पता। अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी मोटा भाई की वो वाली शर्ट जो है वो 80,000 से 90,000 के बीच की आती है। नहीं पता थी। अभी तक आपको पता नहीं होगा कि राधिका मर्चेंट ने जो ड्रेस पहनी थी अपनी शादी में, लहंगा बोलते हैं ना, तो लड़कियों के लहंगे तो बड़े महंगे होते हैं। राधिका मर्चेंट ने जो लहंगा अपनी शादी में पहना था वो मात्र 8 करोड़ का था। दिखता सिंपल है बट है। तो ये समझते हैं इस चीज को। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई सब सिंपल रहते हैं, इलॉन मस्क को देखो रेंटेड हाउस में रहता है। भाई साहब ये लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं। जब वो 24 साल का था उनके पास 8 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी उन्होंने, $24 मिलियन का उन्होंने घर खरीदा था। वो जी के निकल गए और उसके बाद वो अपने अलग लेवल पे कर रहे हैं। आज वॉरेन बफेट पे बोलोगे, वॉरेन बफेट ये तो आपने किससे सुनोगे, वही पुराना घर, वो पुराने गाड़ी, ये वो। पता है जब भी वो अपने मीटिंग में जाते हैं US के तरफ या बर्कशायर हैथवे के तरफ जाते हैं, तो जब भी उनकी गाड़ी जाती है ना, उसके साथ उन्हीं की खरीदी हुई, उनकी कंपनी की खरीदी हुई 15 लग्जरी व्हीकल्स टैनो टैनो करके उनके साथ जाती हैं। हर लग्जरी व्हीकल का दाम एटलीस्ट 1.5 करोड़ है। अगर वो ऑफिस जाते हैं यहाँ से वहाँ, तो भैया समय बचत करना है, ये तो PR खेला गया है, लेकिन जेट लेके जाते हैं। जो बंदा इतना अपने आप को कहता है कि मैं तो फ्री इंसान हूँ, सिंपल इंसान हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ज़रूरत है। बिल गेट्स जी कहते हैं पूरी दुनिया को कि वो बहुत सोशल कॉज के लिए बोलते हैं ना, कि उन्होंने बीच में स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हवाई जहाज़ की आप लोग कम ट्रैवल किया करो, क्योंकि एक हवाई जहाज़ होता है वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। और खुद अपनी प्राइवेट बोइंग लेके जो जाते हैं वो क्या बिना कार्बन डाइऑक्साइड के चल रहा है? उसका अगर आप एस्टिमेट करोगे वो नॉर्मल डोमेस्टिक वाला से 4 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। वो अपने आप को तो भूल ही गए वहाँ पे। तो वो उस चीज़ के हैं। मार्क जकरबर्ग आप बोलोगे अरे नहीं नहीं भाई ये ज़्यादा खर्चे नहीं करता, कितना सिंपल इंसान है। भाई साहब वो अपनी आइसोलेशन के चक्कर में उन्होंने 200 करोड़ में पूरी आसपास की कॉलोनी खरीद ली।
ताकि मेरे को डिस्टरबेंस नहीं हो। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो, मार्क ज़करबर्ग बैठ के निकाल रहा है कि टैग फीचर नया निकाल रहा है और बाद में पड़ोसी वाला बेल बजा रहा है कि शक्कर दे दो, कैसा लगेगा? तो इस चक्कर में आप ये चीज़ समझिए, इवन इंडिया में आप देखो मुकेश अंबानी जी सिंपल रहेंगे। इवन जब डुंडुनबर्ग का रिपोर्ट आया था तब आपने एक चीज़ नोटिस करी थी, अचानक से टायर चेंज हो गया था, पीछे भारत का झंडा आ गया था, नमस्कार दोस्तों हमारे देश पे हमला हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब क्या है आप समझिए, सिंप्लिसिटी इज व्हाट इज गेटिंग सोल्ड भारत में। सेम अगर आप देखोगे भारत में, अच्छा फिर एक और है सिंपल थी, देखो कुर्ते पजामे में हमारे सीईओज घूम रहे हैं, 1 रुपए की सैलरी ले रहे हैं। अरे भैया 1 रुपए की सैलरी ले रहे हैं क्योंकि 550 करोड़ का डिविडेंड मिल रहा है। वो बात नहीं करेंगे 1 रुपए की एट द एंड पैसा आने से मतलब है ना। आप ऐसे पैसे लो या ऐसे 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 करके पैसे लो, पैसे लेने से मतलब है। तो वो 1 रुपए तो पीआर हो जाता है ना, सब बोलते अरे कितना भला इंसान हो, क्योंकि सब फाइनेंस वाले गणित ही नहीं लगा रहे हैं कि भैया कितने अच्छे इंसान हैं। तो पॉइंट आप ये चीज़ समझिए कि पहली चीज़, कोई भी बिलियनर जो आपको दिखा रहे हैं वो वैसे है नहीं। जैसे मैं आपको और एक चीज़ ये चीज़ बताता हूँ, आप देख रहे होगे कि लेटली धीरे धीरे करके बिलियनर्स क्या, इवन मिलियनर्स भी अब अपने काफ़ी सारी चीज़ें छुपा के रखने लग गए, वो दिखाते नहीं है। जैसे राकेश जी, लेट राकेश झुनझुनवाला जी जब नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे तो उनके कुर्ते के बड़े चर्चे हुए थे, शर्ट पहनी थी बड़ी वैसी कि भैया ये भाई इतना वो करने के बाद भी ये पहनी हुई है। भाई साहब आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जिसके गराज में उस दिन 8 ऐसी गाड़ियां पड़ी हुई थी जिनका दाम 5 करोड़ के ऊपर है। आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो उसके ठीक 1 महीने पहले एक पूरी बिल्डिंग खरीदी, 800 करोड़ में तुड़वाई और 1200 करोड़ में वापस उस बिल्डिंग को अपने हिसाब से बनवाया। आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो व्यक्ति, अगर उसको इच्छा होती है कि भाई मैं किक के लिए क्या करूं, तो शायद हॉर्स बेटिंग पे 8 से 10 करोड़ 1 घंटे में वो लगा दें। तो पॉइंट आप समझ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मीडिया के लिए होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हकीकत होती है। तो ये डिफरेंस समझना, खाने के दांत अलग हैं दिखाने के। एग्जैक्टली। इससे पर एक चीज़ बस आप सीख लीजिए ना, ये और ये ज़रूरी है। देखिए हमारे देश में आप दिखावा करोगे गिरना ही है फिर तो देश हो चाहे चाहिए भी, दिखावा तो गिरता ही है। दूसरी चीज़, इंटरनेट पे जो कुछ भी हमें दिखता है सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। जो भी इन्फ्लुएंसर दिख रहा है वो उसकी एक्चुअल लाइफ है ही नहीं, फिल्टर्ड है। हाँ फिल्टर्ड है, वो अपना बेस्ट पार्ट आपको दिखा रहे हैं। ये तो मतलब हमें समझ ही लेना चाहिए। बिल्कुल। पर लोग आर्मी बना के घूम रहे हैं, ठीक है। हाँ ये बात भी सही है। ये आपके दोस्त हैं। वो देखो सोशल मीडिया का तो आप सीन ही समझिए ना। सोशल मीडिया में हम एक फीचर बोलते हैं फिल्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्ल्ड ही पूरा फिल्टर्ड है। आपको सोशल मीडिया में कोई दुखी नहीं दिखेगा, दुखी दिखेगा तो प्रोपेगेंडा दिखेगा, खुशी दिखेंगे, सारी बेस्ट लाइफ दिखेगी, हर बंदे को सब कुछ अपना अच्छा दिखेगा। लेकिन अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सोशल मीडिया पे मेरी एक फ्रेंड ने डाला, ओ माय स्वीट हबी ऐसा वैसा करके, लवली एनिवर्सरी ऐसा वैसा करके। मैं बोला यार क्या कितना गहरा प्यार है, मतलब देखो दोनों ऐसा वैसा करके डाल रहे हैं। हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी, 2 दिन बाद मैंने कॉल लगाया तो वो उसको थोड़ा गॉसिप करने की शौक है। बोले तुमको पता है उसके साथ क्या हो रहा है? बोले क्या हो गया? बोले डाइवोर्स तक बात चल रही है। मैंने बोला अभी तो 2 दिन पहले तो स्वीट हबी फलाना हबी ये चल रहा था। बोले अरे वो तो वैसे ही उसने फेसबुक पे डाल दिया था एक्चुअली में ये। मैं बोला भाई कसम से अभी 2 दिन पहले स्वीट हबी था, इधर तो डाइवोर्स की बात चल रही है। तो आप समझ रहे हो सोशल मीडिया पे क्या। अब आप खुद देखो, लोग गेस करेंगे हम किस, बिकॉज आपने ही छेड़ा है तो हम इस चीज पे आ रहे हैं। कंटेक्स्ट समझो आप लोग, ठीक है। एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति किसी पे मीम बनाता है, सामने वाला व्यक्ति आके उसको झापड़ मारता है, पूरी दुनिया अरे 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 हो कर रही है। एक और व्यक्ति बीच में आते हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति हो गए। अब क्या होता है यहाँ पे सीन कि तीनों व्यक्ति को अच्छी खासी लाइमलाइट मिल जाती है, ठीक है। तीनों व्यक्ति के फॉलोअर अच्छे बढ़ जाते हैं, शायद पैसा भी वो लोग कमा लेते हैं। पब्लिक का क्या हुआ? गाजर कट गया, ठीक है। इसमें फायदा किसका हुआ? उन 3 एंटिटी का हुआ। अब मजेदार बात यह है कि उनमें से भी 2 एंटिटी का अब म्यूजिक आ रहा है। हाँ हो सकता है जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तो उस पर गाना भी निकल गया होगा, दोनों रॉयल्टी भी कमा के निकल गए होंगे। पॉइंट आप समझ रहे हैं? पूरी दुनिया जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, बिलियनर्स कर रहे हैं, सारे स्मार्ट लोग यही कर रहे हैं। स्मार्ट लोग आपको एडिक्ट कर रहे हैं, फुलिश लोग एडिक्ट हो रहे हैं। स्मार्ट लोग खुद एजुकेट हो रहे हैं, फुलिश लोग खाली एंटरटेन हो रहे हैं। स्मार्ट लोग उनसे भी स्मार्टर लोगों के तरीके समझ रहे हैं, जैसे कि हमारा पॉडकास्ट देख के। लेकिन
जो फुलिश लोग हैं वो लोग इस पे हेट कमेंट करेंगे। तो अभिषेक जी, हमने पास्ट के बिलियनियर, करंट बिलियनियर की बात कर ली है। आने वाला जो टाइम है, लेट्स सपोज 10 साल 15 साल का टाइम है, कौन सी कम्युनिटी लगती है आपको सबसे ज़्यादा बिलियनियर प्रोड्यूस करेगी? आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, मैं बोलूँगा गुजरातीज, कुछ लोग सोच रहे होंगे मारवाड़ीज। मेरे हिसाब से आने वाले 10-15 साल में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स इंडिया में निकलेंगे पंजाबीज। आप सोचोगे क्यों? चलिए, एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने। आप कभी सड़क पे जाते हैं, कार में बैठे रहते हैं, कभी किसी मंदिर के बाहर जाते हैं, कभी कहीं पर भी जाते हैं, आपको कभी भी कोई सरदार भीख मांगते हुए नहीं दिखेंगे। जितने भी सरदार जी हैं, इनकी कम्युनिटी में एक अनसेट रूल है कि हाथ नहीं फैलाने। अगर आपको ईश्वर ने 2 हाथ 2 पैर, एक प्यारा सा दिमाग, एक प्यारा सा दिल दिया हुआ है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इसीलिए आप देखोगे पंजाबीज के अंदर जो स्किल है, आप देख लो यार, धीरे धीरे दे आर डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। आज अगर आप डेस्क पे जाते हो तो आप पंजाबी गानों पे नाचते हो। जैसे ही ओ हो आता है, वहीं पर हमारे स्टेप्स निकलते हैं। जैसे ही ओ हो आता है, हमारे स्टेप्स निकलते हैं। सारे रैपर्स सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ से निकल रहे हैं? पंजाबी। अगेन आप देखो, एक पंजाबी इंसान वो होता है जो अपने मेहनत से, अपनी लगन से, वो एक ढाबे से शुरुआत करता है और वो कनाडा के मोटल्स पे जाके राज करता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, नो डाउट, अगर मैं यूएस की बात करूं तो स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पटेल्स होते हैं, दे हैव द मोस्ट नंबर ऑफ मोटल्स। बट अगर मैं लार्जर होटल्स की बात करूं, रेस्टोरेंट चेन्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं पंजाबीज़ का नाम आता है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो ये लोगों के अंदर एक वो फीलिंग है कि बॉस, भगवान ने अगर 2 हाथ दिया है ना, तो हम कैब चलाएंगे, हम टैक्सी चलाएंगे, हम मेहनत करेंगे, हम एक छोटी सी दुकान चलाएंगे और धीरे 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 करके उसको ग्रो करके एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये जो ज़ील है, ये जो करने की इच्छा है, एंड बाय द वे पंजाबीज के पास वो तीनों की इंग्रेडिएंट्स है बिलियनर बनने के। जानना चाहेंगे कौन से? जी। तो वो 3 इंग्रेडिएंट्स जो हर पंजाबी के अंदर है, जो उनको बिलियनर बना सकता है। पहला, देने की भावना है। लंगर लगते हैं, आपने सुना होगा, गोल्डन टेम्पल जाइए, क्या फीलिंग आती है आपको समझ में आएगा। 24 घंटे कोई भी वहाँ से भूखा नहीं लौटता है। तो गिविंग बैक आपने हर जगह पे पढ़ा होगा, चाहे आप किसी भी इस पे बड़े से बड़े इंसान को देखिए, वो गिव बैक ज़रूर करते हैं। पंजाबीज आर रियली गुड एट डूइंग दैट। दूसरी चीज़ उनके पास है, जो मैंने आपको कहा, छोटी चीज़ से शुरू करेंगे। उनको डायरेक्ट नहीं बनना है, रातों रात 21 दिन में पैसा डबल नहीं करना है। वो छोटी चीज़ से चालू करेंगे, एक ढाबे से भी नहीं, वो एक जूते की शॉप से चालू करेंगे, फिर ढाबे पे जाएंगे, ढाबे से उसको एक बड़ा ढाबा, 2 ढाबे बनाएंगे, 2 ढाबे से रेस्टोरेंट्स, और रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट्स के चेन्स बनाएंगे। तो मेहनत करने की, छोटे विजन से लेके ऊपर ले जाने की उनकी एक चाह रहती है। और तीसरी चीज़ जो पंजाबीज़ को सबसे ज़्यादा डिफरेंट बनाता है, वो होते हैं उनकी इंटीग्रिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पंजाबी इज़ वेरी इंटीग्रेटेड। देखिए, ऑब्वियसली यार, आपको ऊपर नीचे आपको हर उसमें मिलेगा। ये पर्सनल ओपिनियन है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कास्ट। बट आपने जो पूछा कि सबसे ज़्यादा बिलियनर्स कहाँ से बन सकते हैं, तो आई स्ट्रांगली फील कि पंजाबीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। चलिए, अब हम इस पॉडकास्ट के एंड में आ गए। कोई एक लास्ट कहानी जो आपके दिल के करीब हो? दिल के करीब तो काफ़ी सारी कहानियाँ होती हैं। तो टूवर्ड्स द एंड आपको डराने वाली कहानी समझनी है या सीखने वाली, या किस प्रकार की? चलिए, मैं एक ये शायद आपके पॉडकास्ट में मुझसे बेहतर कोई और शायद बता सकते थे, लेकिन बिकॉज क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में सुनी थी कि हम आज के, कल की, परसों की बात कर रहे हैं, बट बहुत एक इंटरेस्टिंग मैंने कहानी सुनी है जो हमारे पौराणिक काल से है। मैं उसको हिस्ट्री कहता हूँ, वो हमारी हिस्ट्री है। जब हम कृष्ण जी की बात करते हैं, वो हमारी हिस्ट्री है, वो कोई माइथोलॉजी नहीं है। जब हम विष्णु जी की बात करें, वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, इट इज़ नॉट माइथोलॉजी। तो वहाँ से अगर आप मेरे को अलाउ करेंगे तो मैं एक छोटा सा अंश लेता हूँ, क्योंकि कल ही एक हमारे मित्र ने हमको बताया। तो मैंने अपने मित्र से ये सवाल पूछा कि मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ कि एक व्यक्ति होता है, 3 साल की उम्र होती है, सड़क पे जाता है, अचानक से एक्सीडेंट होता है और उसका पाँव हमेशा हमेशा के लिए चले जाता है। उसकी क्या गलती थी यार? एक जगह पे वो कहते हैं कि नहीं, वो मेडिटेशन करो, प्रैक्टिसेस करो तो आप अच्छी चीज़ करोगे, अच्छा कर। उसको तो मौका ही नहीं मिला, 3 साल की उम्र में ही हो गया। तो हमारे मित्र ने हमको बताया, वो ले गए हमको कृष्ण जी के एरा में, जो कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है। तो उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र जी जो थे, जिनके नेत्र नहीं थे, वो एक बार प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु कृष्ण, मेरी क्या गलती थी? मैंने अपने जीवन में सब कुछ सही करा है, मैंने अच्छे कर्म किए, लोगों की सेवा करी है, मैंने किसी का बुरा भी ना सोचा ना करा है, तो क्यों मुझसे मेरे नेत्र छीने गए? क्यों मैं लाइफ के वो प्लेजर्स नहीं देख सकता हूँ? क्यों नहीं मैं देख सकता हूँ? तो कृष्ण जी बोले, रुको,
कृष्ण जी ठहरे इतने शक्तिशाली, परम शक्तिशाली, वो तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो बोले रुको, मैं पहले जाता हूँ तुम्हारे पास्ट लाइफ में। तो बोले पास्ट लाइफ तो बहुत बढ़िया है। बोले देखिए मेरा तो सब बढ़िया है, सब अच्छा कर्म के। रुकिए, फिर वो गए फिर पास्ट लाइफ। बोले देखिए इसमें तो कुछ गलत ही नहीं है। और पास्ट लाइफ देखे, कुछ भी नहीं। और पास्ट लाइफ गए, भाई कुछ भी नहीं। तो ये फिर बोले देखिए ना मेरा तो सब कुछ साफ है, आप कैसे? रुक जाओ। फिर वो रिवाइंड कर करके गए तो उनके वो काइंड ऑफ 100th बर्थ पे चले गए और वहां पर उन्होंने बताया, बोले अब आपको याद है क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। उस समय पे आप छोटे से बच्चे थे और वो जो चिड़िया के बच्चे होते हैं ना, चूजे, उनके अंडे पेड़ से नीचे गिरे। आपने उनको देखा, आप आकर्षित हुए और वहां से जैसे ही चूजे निकले ना, आपने पता है क्या किया? आपने भले ही नादानी में, आपने मस्ती में, क्योंकि आपको कोई रोक टोक नहीं रहा था, आपने पिन टाइप की नुकीली चीज उठाई और वो जितने भी चूजे थे उनकी आंखें फोड़ दी। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें नहीं पता हमने पुराने जन्म में क्या किया, हमें नहीं पता उसके पुराने के पुराने जन्म में हमने क्या किया है, बट हमें एटलीस्ट इतना कॉन्शियस तो है ना कि हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं। हर बंदे का परसेप्शन अलग हो सकता है, ये मेरा मानना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रास्ते पे जाते वक्त एक भिखारी को भीख दे रहा हूँ, मैं उस भिखारी को भीख दे रहा हूँ और वो जाके दारू पी रहा है, तो कुछ लोग कहेंगे तुमने उसको प्रोत्साहन दिया। नहीं, क्योंकि मेरा इंटेंशन तो सही था। वो अपने ऊपर गलत चीजें लेके जा रहा है, जिसको आई थिंक सो बैड कर्मा या अलग अलग नाम लेके जा रहे हैं। तो जितना हो सके हम दुनिया की परसेप्शन छोड़ो, क्योंकि आप किसी ना किसी के लिए गलत हमेशा होगे, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। लेकिन आप अपने अंदर से पूछो, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, आप वो काम करो। क्योंकि हमेशा ना एक लगा है अलार्म, सबके अंदर लगा है, वो बचता है कि बस तू कुछ गलत कर रहा है, रुक जा, तू सही कर रहा है, तू कर, भले ही दुनिया जो भी कहे। तो यहां से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमने जो कुछ भी पास्ट लाइफ में किया है, जो भी किया है, इस पे हम जो, अगर हम अगला पार्ट लाइक्स होते तो उस पर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ये मेरा वर्जन है। अच्छा, ये एक वर्जन अलग भी होता है बिकॉज आई एम नॉट दैट अ स्पिरिचुअल गुरु या कुछ। हम तो फाइनेंस वाले हैं, हम हिस्ट्री वाले बंदे हैं, फाइनेंस वाले बंदे, तो एक अलग एंगल जाता है। बट मेरा ये मानना है, वही जो हमने उससे बात करके करी है, कि जो आज आपके साथ हो रहा है, हो सकता है उसका आपके पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ लेना देना हो, लेकिन आपके पास आज भी मौका है इसको न्यूट्रलाइज करने का। इसीलिए बिकॉज आज हमने पूरा पॉडकास्ट बिलियनर्स के ऊपर किया हुआ है। बिलियनर्स लाख पाप करते हैं, अचानक से उनको रियलाइज होता है, 60 साल की उम्र में अचानक से ढेर सारे हॉस्पिटल्स खोलते हैं, सारा का सारा पैसा डोनेट करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने जाने के पहले 25% डोनेट कर दिया था। क्या पता, शायद उन्हें इस बात का एहसास था कि इस जन्म में थोड़ा बहुत मैंने ऊपर नीचे हो सकता है किया हो, मैं नहीं चाहता इसका मैं भागी आगे चल के बढ़ूँ। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, बिलियनर्स भी स्पिरिचुअल ज़रूर होते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, पॉडकास्ट में तीसरी बार आने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।